नमस्कार। फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं आज डॉक्टर शिप्रा माथुर और इन्होंने पीएचडी की है जर्नलिज्म में। इन्होंने काम बड़ा किया है, जयपुर में, राजस्थान में रही हैं और आज हम इनसे बात करेंगे महिलाओं के मुद्दे पे, विमेन्स इश्यूज अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे क्योंकि देश भर में सनसनीखेज खबर है कलकत्ता की एक महिला डॉक्टर के रेप की, और उस रेप के बाद कवर अप की। रेप तो खैर बड़ा भयावना था, लेकिन उसके बाद झूठ बोला अस्पताल के लोगों ने कि महिला ने जो है सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, और कथा कहानियां सुनाई। तो लगता है कि इसमें अस्पताल के लोग भी शायद उनमें उनका कुछ हाथ हो, नहीं तो वो हाथ ना हो तो किसी को बचा रहे हो, किसी सशक्त व्यक्ति को। सरकार का भी लगता है कुछ ढीलम ढाल तो रही है अगर हाथ न रहा हो। दाल में काफी कुछ काला है, लेकिन मात्र पश्चिम बंगाल में दाल में कुछ काला नहीं है, पूरे देश में काफी कुछ दाल में काला है। तो शिप्रा जी बताइए, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन की बात हुई जी। आपने अभी कहा कि काफी बुरा हाल है, बताइए हो क्या रहा है देश में। देखिए, देश में अगर हम पिछले 10-15 सालों में देखें तो खास तौर से जब निर्भया कांड हुआ था, हम सबको याद है हाँ। कि पूरा भारत जो है वो एक लाइमलाइट में आया कि यहाँ पर इस तरह से रेप हुआ करते हैं। और खास तौर से जब दिल्ली में हुआ तो ये मामला इंटरनेशनल बना था। दिल्ली में हुआ था, बस में हुआ था, बड़ी बेरहमी से हुआ था, और वो महिला बची भी नहीं। तो जिस तरह की दरिंदगी के मामले उसके बाद से लगातार जो उजागर हुए, उसको लेकर कंसर्न समाज का भी रहा, सुप्रीम कोर्ट का भी कंसर्न रहा, और मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स का भी कंसर्न तो रहा। पॉलिसी मेकर्स मतलब हमारे नेता और हमारे आईएएस, क्योंकि पॉलिसी तो वही बनाते हैं, आप और हम नहीं बनाते। बिल्कुल। और पॉलिसी के एंगल से देखें तो एक प्रेशर जो है, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन जो होते हैं, खासतौर से सीडॉग की अगर हम बात करें, कन्वेंशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जो विमेन क्राइम है, तो वो जब कन्वेंशन होता है तो एक प्रेशर भी सरकार के ऊपर होता है कि आप इसको रेटिफाई करें, ये जो ट्रीटीज है उसकी कंप्लायंसेस करें, और उसकी बराबरी में आने के लिए आप अपने यहाँ कुछ लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, उनको लागू करें। तो वो बात तो लगातार पैरेलल होती रही। अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं कि जो क्राइम है उसकी दर लगातार बढ़ रही है। हम जो स्टेट्स ऐसे माने जाते थे कि जो उस मायने में लाइमलाइट में नहीं थे, जैसे हम उत्तर प्रदेश को मानते थे कि बहुत क्राइम है वहां पर विमेन के अगेंस्ट में, और आते आते दौर आप देखिए कि आज की तारीख में हम राजस्थान में बैठे हैं, और राजस्थान आज की तारीख में रेप के मामले में अव्वल है पूरे देश में। तो पिछले 5 साल में हम केवल, और ये हम लोग लगातार इस कंसर्न को रेस करते रहे हैं, जो भी संभव मंच होता है, कि ये जो स्थिति बद से बदतर हो रही है, तो फेलियर किसका माना जाए? तो पॉलिसी मेकर्स का, राजनेताओं का, जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसका, या समाज का, किसका फेलियर है? तो एक मायने में जो जस्टिफिकेशन होता है, अक्सर जो सत्ता में होते हैं उनका जस्टिफिकेशन ये होता है कि आपको ज्यादा केसेस दिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने बहुत सहूलियत दी है उसे रिपोर्ट करने के लिए, तो रिपोर्टिंग ज्यादा होने लगी है, इसलिए नंबर आपको फिगर ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन फिगर इतना ज्यादा होगा क्या कि यूपी जो कि बदनाम था विमेन क्राइम के लिए, वहां पर अगर आज 3 से 3,500 रेप केसेस होते हैं तो राजस्थान में 6,000 केसेस होते हैं। आप फर्क देखिए कितना फासला है। तो दुगना करीब हो गया फासला है। और हम बद से बदतर के मायने में, अतुल जी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कानून कड़े कीजिए, कानून लगातार कड़े हुए हैं, पॉक्सो कानून बना है, बाकी के कानून है, तो सेक्सुअल क्राइम को लेकर बहुत चेतना भी है, और कानूनी तौर पर हम बहुत सख्त भी हुए हैं, उसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं कि और सख्ती की जाए। अब सख्ती का असर आप देखिए कि जो पिछले सालों में हमें देखने को नहीं मिलता था, कि रेप्स होते थे तो घटना होती थी, लगता था कि बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, लेकिन अब क्या होने लगा कि विक्टिम्स जो हैं उनको ये फेस करना पड़ रहा है कि वो रेप के तो शिकार होती है, उसके अलावा फिर ये होता है कि वो बचती भी नहीं है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि वो एविडेंसेस ही ना रहे, क्योंकि सजा कड़ी हो गई है। अच्छा, तो सख्त कानून का एक प्रभाव ये पड़ा है
कि अब जो है सिर्फ रेप नहीं, उसके साथ साथ मर्डर भी हो जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप नेशनली, मैं आपको एक मोटा मोटा सा आंकड़ा बताऊं, 2019, 2020, 2022 तक आते आते तो करीब अगर 30,000 से ज्यादा जो रेप्स हैं, हम मोटा मोटा आंकड़ा लें, तो उसमें से करीब 350 से 400 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि रेप फॉलोड बाय मर्डर। तो ये आंकड़ा, पहले तो ये आंकड़ा रखा ही नहीं जाता था। मर्डर का अलग रिपोर्टिंग होता था, रेप का अलग रिपोर्टिंग होता था। अब जब ये आंकड़े सामने आने लगे हैं, और ये आंकड़ा आज से नहीं, 2011 के सेंसस से हमारे पास में है कि जो इस तरह के दुष्कर्म के केसेस होते हैं उसमें 94% लोग वो होते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं। तो ये और भी मुझे लगता है डराने वाली चीज है कि जिस पर आप भरोसा करते हैं, जो आपके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है, जानकार है, आपका रिश्तेदार है, आपके घर ही का सदस्य है, जिसके साथ आपका रोजाना का बातचीत का रिश्ता है, रहने का रिश्ता है, आसपास आपके जो व्यक्ति है, वही आपको कब शिकार बना लेगा अपनी हवस का, ये आप पहचान नहीं पाते। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है समाज में बदलाव की वजह से हुई है, ये सोशल मीडिया की वजह से हुई है। मेरा एक मित्र है, वो सेक्सुअल क्राइम्स देख रहा था, वो बता रहा था कि भाई पहले क्या था कि लोग जाते थे एक दूसरे के साथ बैठ के आवारागर्दी करते थे, लड़के चाय की दुकान में, फिर जो है अम्मा बुला लेती थी बुआ या चाचा कि ये करो वो करो, तो पता होता था कहाँ है क्या कर रहे हैं। बोला अब वो हाथ में मोबाइल फोन लेके क्या देख रहा है किसी को कुछ नहीं पता, और बड़ी पोर्नोग्राफी चल गई है, और उसके बाद जो है फिर वो क्राइम भी उससे प्रेरित होके हो रहे हैं। ये उसका कहना था, मैं नाम नहीं बता सकता। जी, ये भी एक रीजन है, और जो समाज की जो टूटन है, ये एक तरह से उसका डिस्प्ले है कि अच्छा, कहाँ पर समाज जो उसका है, प्रदर्शन है, उसका टूटे हुए समाज का टूटा प्रदर्शन। हुआ जो समाज है, जहां आप जो कह रहे हैं कि हमने वो दौर देखा है जब हल्की सी बात पर टोका टोकी हुआ करती थी, कहाँ जा रही हो, क्यों देर से आए, क्यों इससे ऐसे बात की, क्यों ऊंची आवाज में बात की, इसको ऐसे क्यों कहा। वो सब टोका टोकी हमारे परिवार का ही नहीं, हमारे आसपास के पड़ोस का भी हिस्सा था। पड़ोसी भी टोक दिया करते थे कि भैया 12 बजे तुम ये कौन सा वक्त है घर आने का। तो वो जो टोका टोकी की व्यवस्था, और जो कंट्रोलिंग, मतलब घर की जो एक एक जो कहते हैं कि लिहाज जो होता था, वो लिहाज कैसे धीरे धीरे टूट रहा है। और उसको, वो पूरी अगर हम लेके लार्जर स्कीम में अगर हम देखें, तो वो समाज के साथ में, परिवार के साथ में जो दूरियां बढ़ी है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो डिस्टेंसिंग हुई है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज हमें आपस में मिलजुल कर बातचीत करना, अपने इमोशंस को शेयर करना, अपने फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस करना की कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। शहरीकरण भी तो हुआ है, और शहरीकरण मात्र भारत में नहीं हुआ है, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में हो रहा है। खासकर देखिए यूरोप में तो पहले हो गया, चीन में उसके बाद हुआ बड़े जोर से, अब भारत में हो रहा है, अफ्रीका में भी हो रहा है, नाइजीरिया में, कीनिया में, हर जगह। तो और ये आंकड़े अगर हम, तो बहुत अच्छी बात कही अतुल जी आपने, और ये जो आंकड़े हम देखते हैं कि भारत की स्थिति हमें भयावह लग रही है, क्योंकि हम इस चीज के आदी नहीं रहे हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति में हमेशा महिलाओं को बहुत रिस्पेक्ट का दर्जा हमेशा से रहा है। लेकिन जब हम टूटन देख रहे हैं, तो आप फ्रांस के आंकड़े देखें और भयावह हैं, आप अमेरिका के आंकड़े देखें विमेन क्राइम के, तो और हमसे भी ज्यादा भयावह है वहां। तो हम कंपैरिजन अगर उनसे करने लगेंगे, तो वहां जो टूटन की प्रक्रिया बरसों से चल रही है, उसकी जद में अब हम आ रहे हैं, जिसका अंदाजा हमें पहले से होना चाहिए था, उसका प्रिवेंटिव मैकेनिज्म हमारे पास में होना चाहिए था। लेकिन हम उसको इतना फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि ये तो, अब पूरी दुनिया आगे जा रही है, तो शहरीकरण जो आप कह रहे हैं कि भाई नौकरी के लिए अब घर छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा, घर छोड़ के जाना है, यानी उसका परिवार से डिस्टेंसिंग, इमोशनल डिटैचमेंट, न्यूक्लियर अपनी जो डिस्पोजिशन है पूरी, कि हम अकेले कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक सोचने समझने का तरीका, और इमोशनल डिस्कनेक्ट जो है पूरे परिवार से होता है, फिर समाज से डिस्कनेक्ट, फिर पूरी मतलब आप पूरे देश से डिस्कनेक्ट, तो उसमें फिर आपको ये बेपरवाही भी हो जाती है कि जो होगा सो देखा जाएगा। देखिए, आपने आंकड़ों की बात की फ्रांस और अमेरिका की, लेकिन उसमें से एक छोटी सी बात कहूंगा, वहां पे रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है।
हमारे यहाँ अभी भी रिपोर्टिंग उतनी अच्छी नहीं है। एफआईआर दर्ज कराने में नानी याद आ जाती है लोगों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारे आंकड़े मेरे हिसाब से अंडर रिपोर्टेड है। 100%। तो यथार्थ ये है कि कई गुना ज्यादा है। हो सकता है कि हमारे आंकड़े महिलाओं के क्राइम के उनसे कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि देखिए शाम को अगर आप वहां नहीं हैं, किसी घेटों में नहीं, फ्रांस में या यूएस में, तो आराम से महिलाएं घूमते मिलेंगी, कुत्ता टहलाते अकेले या अकेले दौड़ते हुए। यहाँ नहीं। तो मात्र आंकड़ों पे ना जाएं, क्योंकि आंकड़े अंडर रिपोर्ट ओवर रिपोर्टिंग सब होती है। वही मैं कह रही हूँ कि जो आंकड़े हैं वो तो हमें एक्चुअल स्टेटस तो हमें मालूम नहीं, इससे भयावह स्थिति है ही। लेकिन एक जो बात आपने कही कि जो एफआईआर दर्ज नहीं होती हैं या जिस तरह से कानून उनसे डील करता है, जस्टिस सिस्टम जो हमारा है, उसी के मुझे लगता है कि एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं उसमें, जब हम भारतीय न्याय संहिता की को से रिप्लेस किया है हमने आईपीसी सीआरपीसी। तो हमने वो जो सारा बिखराव था, कानूनों का भी बिखराव था, जो प्रोविजंस थे कि किस कानून में क्या धारा क्या, तो वो जो एक जेंडर न्यूट्रलिटी की भी जो एक कमी महसूस होती थी हमें, उसको एड्रेस किया है भारतीय न्याय संहिता ने, जो कि अभी जुलाई में पूरा रिप्लेस हो गया है। और उन्होंने कंसोलिडेटेड तरीके से, मतलब एक ही जगह सारे जो क्राइम के जो मामले हैं उनको कैसे डील किया जाएगा, उसको एक ही जगह से बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, रीडिफाइन किया है और रिफाइन भी किया है। तो मुझे लगता है उस डायरेक्शन में तो हम जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो सेंसिटाइजेशन जो पूरी मशीनरी का होना चाहिए। देखिए जो मशीनरी है फर्स्ट हैंड तो वो डील करती है, परिवार से छूट गया तो आदमी कहाँ जाएगा, उस मशीनरी में जाएगा। अगर उस मशीनरी में वो पेट्रियार्कल अप्रोच एग्जिस्ट करती है, उसको तोड़ने में हमारे बहुत मेहनत लगेगी। अच्छा, तो चलिए, एक तो वो हो गया, आपने पेट्रियार्की की बात कही, पूरे दुनिया में उसकी बात हो रही है, लेकिन मैं उससे भी एक कदम पीछे जाऊंगा। पुलिस हमारी काफी बेहाल है। देखिए, पुलिस पब्लिक रेशियो काफी लो है। दूसरा बहुत बड़ी चीज ये है कि पुलिस स्टेशनों में पुलिस वालों की हालत खस्ता है। बंदोबस्त में लगा देते हैं, एक दिन ड्यूटी 18 घंटे, उनके पास टॉयलेट तक नहीं है ठीक हमारे पुलिस वालों के पास। पुलिस वालों की जिंदगी काफी दूभर है। बिल्कुल सही है। ठीक है, लोग बहुत गाली देते हैं, देखो पुलिस वाले सड़क पे घूस ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, और उसमें भी सत्य है, बात है, लेकिन अंत में पुलिस वाला सिविल से ज्यादा ड्यूटी दे रहा है, और पुलिस वाले के पास वीआईपी ड्यूटी, बंदोबस्त इत्यादि के बाद समय ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने को। ठीक, सही। अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन कर भी लिया तो प्रोसिक्यूटर नहीं। अब देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कियर स्टारमर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के हेड थे। तो हमारे यहाँ एक आईएएस एक आईपीएस है, लेकिन कोई प्रोसिक्यूशन सर्विस नहीं है कायदे की। बिल्कुल। तो ठीक है, आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसके बाद प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन कोर्ट में आर्ग्यू करता है, बिल्कुल, तभी पनिशमेंट होता है। तो अगर कोई, आप मान लीजिए आप रेपिस्ट हैं, आप कोई क्राइम किए हुए हैं, तो आप तो हायर कर लेंगे अच्छा डिफेंस लॉयर, उससे और तो कोई अच्छा है नहीं। न इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई, न उसके बाद प्रोसिक्यूशन हो पाई, और जुडिशरी इतनी धीरे धीरे चलती है कि आप कन्विक्शन लेते लेते समय लग जाता है। ये आलम है कि सीबीआई का भी कन्विक्शन रेट लो है। बिल्कुल। तो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चरमरा रहा है। बिल्कुल सही। और चल नहीं रहा है, और करप्शन की तो मैंने बात ही नहीं की। तो ये सब है। तो ठीक है, आपने कह दिया पेट्रियार्की, लेकिन वो तो एक शब्द आपने कह दिया, कैसे जाएगी? शायद आपको महिलाओं के थाने चाहिए, मात्र महिलाएं हों कुछ जगह, लेकिन वो ठीक से हो। वन स्टॉप सेंटर्स भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि जहां पर कोई इस तरह के जो सेक्सुअल वायलेंस है, तो वहां जैसे राजस्थान में भी बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं वो, कि आप वहां पर जाइए और वन स्टॉप सेंटर पे आपको काउंसलिंग भी मिलेगी आपको वहां। चलिए, कम से कम वो हो गया। हाँ। उसके बाद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन क्या है, प्रोसिक्यूशन क्या है, जजेस, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं कि नहीं? हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट का ही मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी भूमिका रही है पिछले सालों में। अगर आप देखें कि खासतौर से जो
माइनर्स के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आया वो था। अब पॉक्सो कोर्ट बन गया है। तो और अभी बीएनएस में जो भारतीय न्याय संहिता जो बनी है, इसमें भी इन्होंने जेंडर न्यूट्रल करते हुए 18 साल से जो छोटे हैं तो उनको बच्चा कहा है। उन्हें उन्हें लड़का और लड़की ना कह के उन्होंने कहा बच्चों के अगेंस्ट में क्राइम। तो पॉक्सो में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है। और राजस्थान तो मेरे ख्याल में बहुत अग्रणी इस मामले में जरूर है कि वो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले जाते हैं उसमें जल्दी जल्दी से फैसले, फांसी तक की सजा जो है वो पॉक्सो कोर्ट दे रहा है। अभी अजमेर वाला जो ब्लैकमेल कांड आपको याद है? बिल्कुल तो बिल्कुल, उस पे तो बीबीसी में भी खबर आई। उसमें जो 6 लोगों को जो कन्विक्शन हुआ है वो वहां के जो जिला कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट है, उसी ने दिया है वो। लेकिन वो पुराना केस है ना, बहुत पुराना केस है। लेकिन जब क्राइम हुआ था तब दैट टाइम दे वर माइनर्स। गॉट इट। तो इसलिए ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो व्यवस्था बनी है, और इसमें क्योंकि टाइम बाउंड है चीजें, और बीएनएस में भी जो भारतीय न्याय संहिता में भी जो विमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट में जो क्राइम है उसको जिस तरह से उन्होंने पूरा कंसोलिडेट करके और उसको टाइम बाउंड करने की कोशिश की है कि इतने दिन में आपको चार्जशीट फाइल करनी है, इतने दिन में फैसला करना है। तो वो मुझे लगता है कि स्टेप हम कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैन पावर की दिक्कत, सेंसिटाइजेशन जो है वो दिक्कत, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है इस लेवल की पूरी न्याय व्यवस्था में। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब कि मंत्री जी कह देते हैं, एमएलए आ जाते हैं, एमपी आ जाते हैं। इसमें इसको हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मैं देखती हूँ कि, और अभी मैंने लिखा भी इस मुद्दे पर, तो अगर मैं तो राजस्थान विधानसभा की अगर बात करूँ, 22% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट संगीन अपराध के मामले हैं, रेप के मामले भी है। जब वो विधानसभा में बैठे हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं कि उनके लिए ये मसले अहम होंगे, या वो इन मामलों को बहुत गंभीरता से लेकर उस पर कार्रवाई के लिए प्रेशर बिल्डिंग करेंगे? जो आपने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, पूरा सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है ना। पूरा सिस्टम जब तक इन्वॉल्व नहीं है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व नहीं है, पूरा मॉब आता है, मॉब पूरे एविडेंसेस खत्म कर देता है, किसकी कंसेंट है वहां पर? क्यों पुलिस नहीं रोक पाती है? तो पॉलिटिकल पुलिस, तो मॉब ने पूरा एविडेंस ही खत्म कर दिया, पूरी आई, और वो सारा तोड़फोड़ जो किया उसका पर्पस यही था कि वो जो सारे तो ये तृणमूल कांग्रेस की का मॉब था, बिना उनके सपोर्ट के। क्यों? पुलिस तो रोक ही सकती थी, प्रशासन को मालूम नहीं होता है कि अगर मॉब जा रही है तो ममता बनर्जी तो हेल्थ मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी। तो आप कह रही हैं कि जो है उन्हीं बिना पॉलिटिकल कंसेंट के, उन्हीं की रजामंदी से ये हुआ, बिना उनकी शह के, बिना उनकी शह के। पर ये अलग राज्यों में भी हो रहा है, कमोवेश हर राज्य में है, हर राज्य कमोवेश। तो ये क्यों है, क्यों शह दे रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ कि अगर हम आंकड़ों के मायने में देखें, हम पार्लियामेंट में भी देखें, हम स्टेट असेंबलीज जो है वहां पर भी देखें, अगर 22% से 30% लोग उसी बैकग्राउंड के हैं, जो उसी व्यवस्था से आते हैं, क्राइम, पुलिस, सिस्टम और उन सब का जो नेक्सस है, करप्शन, इन सब का जो नेक्सस है, उसी के बूते वो वहां पे इलेक्ट होके आ रहे हैं। तो देखिए, जो आप बात कह रही हैं कि समाज ही विकृत हो चुका है, क्योंकि अब समाज में फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर आप अपराधी हैं, अगर आप गुंडई करते हैं, वसूली करते हैं, रेप करते हैं, और ठीक है, माना कि सबने आपको वोट नहीं दिया, एक कंस्टिट्यूएंसी में लाख लोग हैं, लेकिन आपको 33,000 वोट मिल गए और बाकी लोगों को आपसे कम मिले, तो आप तो वहां के प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल। तो आपको 20% भी वोट मिल गए तो आप तो रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, और इस प्रणाली के अनुसार कई लोग ऐसे आ रहे हैं, और इस समाज में कई लोग ऐसे आ रहे हैं जो खुद ही सेक्सुअल क्राइम्स और क्राइम्स की दुनिया से आए हैं। तो इसलिए सिस्टम सुधारने का ना उनका दिल है। जब लोग हंगामा मचाते हैं तो कुछ कुछ कर देते हैं, लेकिन वो आधा अधूरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में जो वायलेंस के केसेस है, और वो जो घटना हुई है उसके बाद और घटनाएं भी हुई है। हाँ, यूपी में आप देखिए कि देवरिया का जो मामला हुआ, उसमें उन्होंने, अब वो कितना जायज है नहीं है, ये मैं फिलहाल उस बात पे नहीं कमेंट कर सकती, लेकिन वहां पर उन्होंने एनकाउंटर किया उसका, और लोग ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि यही तरीका है इनको जस्टिस देने का। पर वो तरीका लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है। लोकतंत्र में हम
अगर इस तरह से जस्टिस करने लगेंगे तो कल को जो इनोसेंट है वो कभी उसका शिकार वो भी हो सकता है। पर वही बात है पंजाब इंसर्जेंसी में, हाँ और वही हो रहा है कई और देशों में जहां सिस्टम टूट चुके हैं। बिल्कुल ब्राजील में भी यही हुआ, बिल्कुल है ना। अभी बिल्कुल। वो सेंट्रल अमेरिका में कोई कर रहा है, जी क्या बुकायो या जो भी उसका हाँ नाम है, जी जी एल साल्वाडोर में जी शायद। तो आपकी बात सत्य है, लेकिन कभी कभी लोकतंत्र चरमरा के ऐसी हालत में होता है कि बिल्कुल। लोग भी इस विकल्प पे पहुंच जाते हैं कि भाई यही रास्ता है, तो ultimately विजिलेंटे जस्टिस अंग्रेजी में कहते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कोई उस तरह का, मतलब आप शुरू से पढ़े, मतलब लेकिन देखिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन में विजिलेंटी जस्टिस नहीं नहीं होता होता है। तो वो तो बात छोड़िए। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारे 47 में हमने कट एंड पेस्ट करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ले आए आयरलैंड से, फंडामेंटल राइट्स ले आए हम यूएस से। तो हम फिर विमेन के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कह रही हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करता है, मतलब इतना सहूलियत दी है विमेन को। वो कहते हैं कि अगर महिलाओं के और बच्चों के फेवर में अगर पॉलिसी बनानी पड़े और उसको उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी हो उनके फेवर में तो वो कीजिए। आदर्शवादी है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान चाहे जितना आदर्शवादी हो, लेकिन व्यवस्था आदर्शवादी नहीं है, व्यवस्था कॉलोनियल है। कॉलोनियल है। व्यवस्था वही है कि थाने का काम था पीट पाट के लोगों को रखना। सही है। आईपीएस आता है इंपीरियल पुलिस से, और आईएएस आता है इंडियन सिविल सर्विस से, कलेक्टर, उसका काम था लूटना। सही है। तो सरकार में ऊपर से नीचे तक देखिए, आप यूपी जाइए, अधिकारी कहीं कर्तव्यकारी तो लिखा नहीं सही है। तो ठीक है, सही है। माना संविधान बड़ा आदर्शवादी है, लेकिन उसी संविधान को बनाने वालों ने कभी सिस्टम नहीं बदला, क्योंकि वो उनकी सहूलियत का है ना। नहीं, एक और चीज है, मेरा ये मानना है कि उन्होंने कभी कुछ चलाया नहीं था। वो कर रहे थे लड़ाई आजादी के लिए, तो उनको आदर्श बहुत थे, लेकिन उनको प्रशासन का यथार्थ नहीं समझ में आता था, तो उन्होंने बदला नहीं। और जब सत्ता में रह गए कुछ दिन तो उनको लगा अब तो शेर के में खून है। हाँ, ये सिस्टम क्यों बदले। बिल्कुल। तो नागरिक में आई ताकत जो है वो कोई देना से सौंपना नहीं चाहता, तो नागरिक हित में नहीं है। तो इसका आखिरी सवाल, इस समस्या का समाधान क्या है। एक ही समाधान है, नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, सिटीजन अवेयरनेस, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस, मतलब और अभी जो डिमांड करना होगा, डिमांड बिल्कुल। और ये हमारे और जो मैं कहती हूँ मुक्त कंठ से सब्र तोड़ना होगा, और जो सैलाब है उसको थोड़ी सी और ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर बिना टूटे बनेगा नहीं। बिना केओस के एक बार केओस होता है उसके बाद व्यवस्था वापस बैठती है। तो अभी सब व्यवस्था इतनी सड़ गई है कि इसको थोड़ा सा पुरजोर, थोड़ा धक्का देके उसको थोड़ा सा दुरुस्त तो करना पड़ेगा। और मुझे लगता है थोड़ा सा सुकून की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो पहल कर रहा है, और जो हमें लेकिन आपने अभी कहा नागरिक, और अभी आप चली गई सुप्रीम कोर्ट, वो हो गया टॉप डाउन, ये हो गया बॉटम अप। लेकिन वो अभी तक हम वो अपेक्षा नहीं करते थे सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन इन सारे मामलों में जो हमारे दिल की बात है, जब वो सुप्रीम कोर्ट कहते हुए अभी सुनाई दे रहा है, तो हमें थोड़ा सा एक भरोसा वापस जाग जाता है हमारा कि चलो न्याय व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति है जो सुनवाई के लिए बैठा है वहां पर। चलिए, आप हालांकि कोर्ट के जो सिस्टम है, जिले के जो कोर्ट, व्यक्ति की बात न करें, क्योंकि अंत में सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इतने केस हैं और इतना पैसा लगता है कोई चीज सुनने में कि वो समाधान नहीं। बिल्कुल सही। समाधान तब होगा जब थाने के लेवल पे, थाने के स्तर पे, जिले के स्तर पे जब समाधान हो। तो थोड़ा सा उथल पुथल की जरूरत है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।